सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मेहमान हैं कमर ज़मान कायरा। पहले सेगमेंट में साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक मुशीर बराए कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी कायरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा कायरा साहब, सबसे पहले तो मैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर आऊँगा। आप उसका एक तरह से आप इत्तेहादी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इसकी कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आप मुतमईन हैं सर? क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो वो रेटिंग दे रहे हैं उसके लिहाज से तो काफ़ी बेहतर हालात नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने हुकूमत बनवाने में उनका साथ दिया है और उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। सो हूँ भी और नहीं भी। दूसरी गुजारिश ये है, इत्मीनान होना तो हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़ी आबादी है, मसाइल बहुत हैं और गवर्नमेंटें लोगों की मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई आबादी है, कई तरह के अजाब हैं। उसमें किसी भी गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे भले वो आपकी अपनी हो, इत्मीनान नहीं हो सकता। ये कहा जाए कि मुतमईन है लो, लेकिन देखना यह है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में हालात के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए हैं, क्या वो सिमत दुरुस्त है, क्या उसकी कोई बेहतरी के आसार हैं? तो मेरी दानिश में हाँ, हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं वो दुरुस्त सिमत में है। उसका एक इशारिया जिस तरह आपने फरमाया कि आलमी इदारे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर भी हमारी इकोनॉमी चलना मुमकिन नहीं है इस वक्त आजकल के हालात में। दूसरा, जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी ठीक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ रही है, रुपये में स्टेबिलिटी आई है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में बहुत तंगी हुई है, महंगाई हुई है और ऊपर से टैक्सेस लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये बिल्कुल, और इसने पहले से मौजूद आम आदमी की जिंदगी में जो तकालीफ थी उसमें बहुत इजाफा कर दिया। यकीनन बिजली के बिल इस वक्त बहुत मुश्किल है अदा करना, लेकिन देखना डॉक्टर साहब ये है कि हुकूमत के पास कितना स्पेस है, क्या वसाइल मौजूद है जिनसे वो आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दे सके। एक तरीका यह है कि आप अभी फौरी तौर पे इकनॉमिक स्टेबिलिटी करें, आलमी इदारों को मुतमईन करें और उनके सपोर्ट से, उनके तावन से आप अपनी इकोनॉमी को चला के आगे बढ़ने का रास्ता आने वाले दिनों में बेहतरी के रास्ते पैदा कर लें। एक तो ये रास्ता है। अब ये रास्ता गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है। कोई हुकूमत गवर्नमेंट में आके कोई भी गवर्नमेंट वो अनपॉपुलर नहीं होना चाहती कोई जमात, बल्कि वो बेहतर फैसले करके आवाम को रिलीफ दे के उनको खुश रखना चाहती है, भले वो कोई डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट हो या आवाम की मुंतखब हो। तो ये हुकूमत कैसे लोगों को अच्छा सर ये बताएं, ये जो कंक्लूजन इसमें कंक्लूजन ये है जी सर, ये है कि गवर्नमेंट ने गिवन सर्कमस्टांसिस में जो फैसले किए हैं वो मुश्किल है, उससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला बल्कि तलखी आई है, लेकिन यही फैसले रिक्वायर्ड थे। कि वो ये बताएं कि आपने भी इस बात का इशारा दिया और यकीनन इत्मीनान की बात ना भी सही, लेकिन आपने इस बात को माना कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो सही दुरुस्त सिमत में है और यही बैनुल-अक़वामी इदारे भी मान रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इमरान खान जो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं उनको रिलीफ ना दिया जाए। क्या कहेंगे सर इस पे मुख्तसर? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश ये है कि लीडरों को रिलीफ नहीं देना चाहिए, लीडरों को इंसाफ देना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अदालतों को उनको इंसाफ दे रही हैं, देना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ केसेस हैं
वो खुद भी लोगों पे केसेस बनाते रहे, बधाई भी इस बात के हैं कि मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, तो फिर उनको इंसाफ का तराजू पकड़ना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा ये बताएं सर, इस वक्त 8 रुकनी बेंच ने जो एक फैसला दिया था, उस फैसले पे हुकूमत जो एक तरफ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों नजर सानी के लिए उन्होंने अपील तो की है, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने एक तरमीम की है इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिससे ये 8 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो गैर मौसर हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, जो के अंदर डील होती है ना, इसमें सबसे पहला और बुनियादी इदारा वो मुंतखब मैंडेट वाला इदारा पार्लियामान, जो सब इदारों की माँ होती है, वहीं से तमाम इदारे तमाम कवानीन और आइन जन्म लेते हैं। दूसरे नंबर पे अदलिया है, उसका बड़ा एहतराम है। एक मौसर जमहूरी निज़ाम के लिए एक मौसर अदलिया का होना बहुत जरूरी है। इस तरह की सूरत हाल में तनाव तो यकीनन मौजूद है। देखना यह है कि पार्लियामान ने क्या अदलिया पे कदगन कोई लगाई है। पहली बात यह है कि पार्लियामान का अगर तो एक है प्रिंसिपली अगर उनका इस्तेहकाक देखना हो तो बिल्कुल ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। वो सुप्रीम कोर्ट की जगह एक नई अदालत खड़ी कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नए कानून बना दे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के साथ एक नई आईनी अदालत खड़ी कर दे। ये उसका इख्तियार है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक इख्तियार है, वो भी उसको आइन ने दिया है, पार्लियामान ने दिया है, तो उसको भी देख के चलना है। हुकूमत भी, पार्लियामान भी ये समझती है कि अपने इस फैसले में, और जजेस भी ये समझते हैं, सम ऑफ द जजेस, के फैसला करते वक्त अक्सरियती बेंच ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कानून को वायलेट किया, कानून से तजावुज हुआ है, आइन से मावरा फैसला हुआ है। क्योंकि इस कानून में जिसका कहा जा रहा है कि पास किया है, इसमें तो कोई नई बात हुई नहीं है। ये तो सेम वही कानून है जो पहले से मौजूद था, और उसमें सिर्फ एक चीज के इस कानून को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और ये पहले से मौजूद है। मुझे लगता यूं है कि पार्लियामान ने इन इट्स विजडम ये किया है कि अदालत के साथ तनाव न बढ़े, बल्कि अदालत को याद कराया जाए कि जनाब एक कानून है, उसके लिए पार्लियामान ने इस कानून को रिएट्रिएट करके और दोबारा लागू कर दिया है। सर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी थी, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो फैसला हमने दिया है उसको हर सूरत में मानना पड़ेगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में जिन्होंने फैसला लिखना है तफसीली, और अक्सरियती फैसले में मंसूर अली शाह शामिल हैं, इस पार्लियामेंट के तरमीम को अगर सामने रखते हैं और उनके जिस स्टेटमेंट को देखते हैं, तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट और अदलिया दो मुख्तलिफ सिंत में टकराव की सूरत हाल इख्तियार करेंगे। जी, क्या कहते हैं सर इस पे? डॉक्टर साहब, पहले तो यह है कि जो कानून पास हुआ है, उससे पहले जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ जो कानून पास हुआ है, आपकी राय यह है कि पार्लियामान ने इस पे सूरत से काम लिया है या जल्दबाजी से काम लिया है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो सवाल यह है कि पार्लियामान ने एक रिव्यू कराना है, या हुकूमत वक्त ने या सियासी जमातों ने रिव्यू फाइल करना है, उससे पहले कि इस अदालत के फैसले पे अमल दरामद करके सारा जो है वो एक्ट हो जाए, जिस तरह पहले अदालत ने किया। इस फैसले को करते वक्त जो बुनियाद बनाई गई है वो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की, साबका फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत करते हुए पीटीआई को इंसाफ से महरूम रखा, उनको निशान से महरूम रखा है। अगर ये बात मानी जाए, जो अदालत कह रही है, मानी चाहिए, लेकिन फिर ये भी तो सवाल उठेगा ना कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये इंटरप्रिटेशन करके पीटीआई को निशान न दिया और उनको बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा न लेने दिया, उस दिन अदालत के जज साहबान क्यों सोते रहे? क्यों ना उन्होंने सुओ मोटो लिया कि हमारे फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है? और उस वक्त तो मुल्क में इलेक्शन हो रहा था, मुल्क का मुस्तकबिल तश्कील पाना था, उससे ये पोलराइजेशन ना होती।
उस वक्त क्यों अदालत ने यह ना किया और 4 महीने तक चुप करके अदालत के जज साहिबान बैठे रहे। जब हाई कोर्ट का एक फैसला आया और वो फैसला चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो मौजूदा फैसला है इसकी बेस फराहम कर दी गई कि जी वो फैसला, वो इंटरप्रिटेशन गलत थी। अब यही सूरत हाल यहाँ हो गई, वो ये कि अगर जज साहिबान के डिटेल जजमेंट आने के बाद रिव्यू पिटिशन पढ़ती तो डिटेल जजमेंट तो वो महीना ना दे, 2 महीने ना दे, अमल दरामद करके उसका असर आ जाए, उसका अमल दरामद हो जाए और फिर कल रिव्यू जजमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाए रिव्यू में हमारी पिटिशन, तो फिर उसको अनडू किया जाए। तो क्या इसी चक्कर में रहना है कि पहले एक फैसले को कहा जाए कि ये गलत फैसला हुआ था, ये इस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया, अब दूसरे फैसले के इफेक्ट को खत्म करना है? तो इसी पिंग पोंग में खेलते रहना है क्या? या एक अच्छा तरीका यह है कि एक सिस्टम चल रहा है, अदालत के अंदर रिव्यू है, अदालत उसको जल्दी सुन ले, और अगर अदालत समझती है कि रिव्यू से पहले हुकूमत की नीयत अच्छी होती तो जजमेंट का इंतजार करते, तो फिर मुझे ये कह लेने दीजिए कि फिर अदालत को भी चाहिए था कि वो टाइम पे, वक्त पे वो जो डिटेल जजमेंट है वो दे देते, ताकि उसके आगे जो कानूनी पहलू है, रिव्यू एक कानूनी अमल है ना, एक राइट है जमातों का भी, हुकूमत का भी, उन लोगों का भी जो पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं उनका भी, तो क्यों ना वो भी इस्तेमाल कर लिया जाए। अच्छा सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और उसको बेस बनाया जाता है अदालत में, हालांकि इसमें कई जजमेंट भी है और अभी 2 इख्तलाफी जजेस ने जो नोट लिखा उसमें भी इसका जिक्र है। उन्होंने कहा कि अदालत के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला मानना आइनी इदारों के लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये 2 जजेस ने भी ये क्लैरिफिकेशन दी है, ये फैसले इख्तलाफी नोट लिखा है, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मौजूद है कि गैर आइनी गैर कानूनी फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आइनी इदारों पे पाबंद नहीं है। तो 189 का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है अदालतों की तरफ से कि जनाब अदालतों के फैसले चाहे सही हों चाहे गलत हों, उनको मानना लोअर कोर्ट्स और तमाम आइनी इदारों के लिए फ़र्ज़ है। तो क्या ये बेहतर नहीं है सर पार्लियामेंट के लिए कि 189 जिस तरह क्लैरिफिकेशन आपने इलेक्शन एक्ट 2017 में दिया, उसी तरह एक क्लैरिफिकेशन 189 में भी कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी और कानूनी फैसला मानना तमाम आइनी इदारों पे फ़र्ज़ है, ताकि ये लड़ाई ख़त्म हो। डॉक्टर साहब, ये तो पहले से मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उनको मानना सब पे लाजम है, लेकिन उन फैसलों के लिए एक रिव्यू की पोजीशन रखी गई है, वो भी आइन के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट में फैसले रिव्यू होते हैं। और ये बात भी है कि हमारे मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले भी होते रहे और अदालत ने खुद भी माना कि इंटेंशनली भी गलत फैसले होते रहे, नियतन भी गलत फैसले होते रहे, टारगेटेड फैसले होते रहे। अब ये मामला अगर इस तरह किया जाए कि अदालत के जो फैसला है उसको पहले देखा जाएगा कि वो आईनी है कि नहीं है, तो फिर अदालत के फैसले को एक और फोरम रिव्यू करेगा। वैसे तो हिंदुस्तान की पार्लियामान ने और दुनिया में कई और भी फैसले ऐसे हुए जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के किए गए फैसले उनने पार्लियामान में ले जाके उनके ऊपर बहस कर ली और उन फैसलों को सेट असाइड भी किया गया, जो मुझे इतला मिली है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये आसन सूरत नहीं होगी, इससे कोई बेहतरी नहीं बनेगी, बल्कि अदालत को भी चाहिए कि वो तामुल का मुजाहरा करे। जज साहिबान ने जिस तरह कल, मुझे बहुत एहतराम है और बड़ा अच्छी नेक नामी है, बड़े नेक नाम है शाह साहब जो जज साहिब हैं उनकी, लेकिन सवाल ये है कि यूं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर खड़े होके आप अपनी जजमेंट्स, जिसमें आपकी जजमेंट और वो भी रिव्यू फाइल हो चुका है उसके ऊपर हुकूमत का एक मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे सामने आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, पार्लियामान सब इदारों की माँ है, और उस इदारे का आप उसके बारे में अगर इस तरह गुफ्तगू करें तो फिर उसके बाद जवाब आएंगे ना जी, जवाब आएंगे। मैंने अगर तनकीद करनी है, डॉक्टर दानिश ने तनकीद करनी है, तो डॉक्टर दानिश की तनकीद का जवाब मैं देने का हक रखता हूँ ना, मेरी तनकीद का आप जवाब देने का हक रखते हैं। मैं आपके खिलाफ बहुत शदीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं। जज साहबान क्या समझते हैं कि क्या उनके खिलाफ भी यही काम किया जाए?
क्योंकि पब्लिक डिबेट तो उससे मुस्तस्ना नहीं होती ना। पब्लिक डिबेट में तो हर बंदा अपनी राय देता है। तो मैं यहाँ खड़ा होकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले की ऐसी उनकी जजमेंट की जो उन्होंने उनकी जो उन्होंने सेमिनार में बात की है, मैं उसके ऊपर एक पूरी तकरीर करके उसकी ऐसी तैसी फेर दूं, तो ये तो बड़ी नामुनासिब बात होगी। तो मेरा ख्याल है जज साहिबान को अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए। उनको यूं अदालत के अंदर बैठे हुए भी बहुत सारी कमेंट्रीज होती हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम चलते हैं, जिसके ऊपर टिकर चलते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनता है, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरी दानिश में। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि सेगमेंट है, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं ये क्लियर चाहता हूं सर कि पार्लियामेंट अपने कानून साजी के साथ खड़ी है और वो ये समझती है कि उनको ये इख्तियार है कि तरमीम करे, और उन्होंने किया। अगर जुडिशरी इस तरमीम को, क्योंकि जाहिर है अपील वो चले गए PTI वाले सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसला ऑलरेडी गैर आइनी, गैर कानूनी, जिसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये तरमीम की और गैर मौसर किया है। शाह साहब का बयान भी आ गया है। अगर शाह साहब चाहे PTI की पिटीशन पे या चाहे नजर सानी के ऊपर अपने उन मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं 8 जजेस, तो ये मुझे बताइए सर, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रहती है कि हमारा ये फैसला हर सूरत में इम्प्लीमेंट होगा, तो पार्लियामेंट की ये कानून साजी एज ए पार्लियामेंट, मुझे ये बताइए कहाँ जाएगी? 1 मिनट है सर आपके पास। डॉक्टर साहब, पहले तो 1 मिनट का सवाल ही ना किया कीजिए, सियासतदान 2+2 नहीं करता। दूसरी क्विक गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर बंदूक रख के पार्लियामान के ऊपर से फैसला लेना चाहे या पार्लियामान की बेतौकीदी करे, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि वो सुप्रीम इदारा नहीं है, सुप्रीम पार्लियामेंट है। अल्लाह ना करे या तसादम की कैफियत आए, और मैं तवक्को करता हूँ कि दोनों तरफ ठहराव और जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस तनाव को कम किया जाएगा, और जज साहबान भी अना का मसला ना बनाएंगे, और अदालत भी, और इमाम के अंदर हुकूमत भी, और बाकी जमातें भी। लेकिन जज साहबान को भी एक बात याद रखनी चाहिए कि वो कानून के अंदर रहेंगे तो उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनका एहतराम होगा, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए लंबा चौड़ा एहतराम, ये लंबी चौड़ी बातें, ये दिल से लोगों का एहतराम नहीं कराया जा सकता। बहुत शुक्रिया सर आपका। कई स्टेज पर मजीद तफसील से बात करेंगे। ये थे जनाब कमर जमान कायरा। अब हमारे साथ सेकंड सेगमेंट में ब्रेक लेंगे, हम जाएंगे, और सेकंड सेगमेंट में मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ इस सेगमेंट में मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक सेनेटर, साबिक वफाकी वज़ीर। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा सर, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि इमरान खान एक तरफ कहते हैं कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी मैं हुकूमत से क्या बात करूँ, ये 4 अगर आपके हल्के खुल जाएं तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी फ़ौज गैर सियासी हो जाए, और चौथी तरफ वो फ़ौज को कहते हैं कि आइए हमसे बात करें। तो इस किस्म के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस सियासत के मैदान में जितनी भी स्टेटमेंट्स किसी भी की तरफ से आती हैं, मैं तो उसको जब भी एनालाइज करता हूँ तो आइन के मतलब उसमें आइन की सरहदों में उसको एनालाइज करता हूँ। इस वक्त बातचीत करना और डायलॉग करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसके अलावा सियासी क़ुव्वतों को आपस में ही डायलॉग करना पड़ेगा। और मैं इसके लिए गवाह भी हूँ कि हमेशा से मैंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ना करना चाहिए, ना करेगी और ना होगा। वो तो बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक वाया मीडिया स्टेटमेंट जहाँ ना कागज़ है ना पेंसिल है, वो मीडिया वालों से क्या बात करते हैं, क्या रिपोर्ट होती है, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो एक पॉलिटिकल डायलॉग को इनिशिएट करे और उसके लिए एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाए। और इसके लिए ये एक इस्टेब्लिश्ड बात है इस वक्त कि अब जो है
जहाँ तक सवाल है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते ना सर। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट भी है, मैं कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हुकूमत अगर बातचीत करना भी चाहे, वो कह रही है आइए पार्लियामेंट में आप मौजूद हैं, हम बात करते हैं। इमरान खान और उनके मेंबर जो इस वक्त बाहर हैं, जो लीडर्स हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद से बात करने को तैयार भी नहीं है। डॉक्टर साहब, हुकूमती इत्तेहाद जो है वो उसने कब बात की कोशिश की है? मैं तो खुद इस सवाल पे हैरान हूँ कि क्या कोई स्टेटमेंट देने से बातचीत शुरू हो जाती है? बातचीत शुरू करने के लिए एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, आपको सियासी कैदियों को रिहा करना पड़ता है, आपको उस अपोजिशन को एक पैम्पर करके एक जगह पे लाना पड़ता है। भुट्टो साहब ने भी 77 में फर्स्ट एक ही पाकिस्तान में डायलॉग हुआ था जो भुट्टो साहब ने 77 में किया था। उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमे, कौन कौन से मुकदमों में गिरफ्तार हुए वे लोगों को निकाल के अपने सामने बिठाए और एक हल तक पहुंचे। आज जो है 100 गज वारूं गज ना फाड़ूं कि रोज एक बयान आ जाता है जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, और साथ ही एक्विजिशन शुरू कर देते हैं कि जी 9 मई के मुजरिमों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फलां करनी पड़ेगी, फलां। भाई 1 साल और कई महीने हो गए, अभी तक 9 मई के किसी एक मुलजम को मुजरिम तो आपने बनाया नहीं है, किसी के खिलाफ इस्तगासा तो पेश किया नहीं है। आपके वजीर सुबह से शाम तक बयानों के जरिए किसी को सजा दिलाना चाहते हैं, किसी को गद्दार बनाना चाहते हैं। मतलब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती हुई हुकूमत और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता हुआ प्राइम मिनिस्टर, उससे कौन बात करेगा और कैसे बात करेगा? ये कौन सा माहौल है जिसमें आप बात करना चाहते हैं? अच्छा सर, एक बात आपका एक बात और भी यहाँ पे है। मसलन शाह महमूद कुरैशी तो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान को रिलीफ नहीं देंगे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और हुकूमती इत्तेहाद के कई लोगों का ख्याल है कि इमरान खान से बात करके उनको रिलीफ देना दो नुकसान है। एक तरफ कानून के जो उनके ऊपर चार्जेस हैं वो बहुत संगीन है, उससे हुकूमत उनको रिलीफ नहीं दे सकती। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान का बाहर आना मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। देखें, बात यह है, एक तो सियासतदानों में एक समझ होनी चाहिए कि डरने से कुछ नहीं होता। एक बंदे का अंदर होना और बाहर होना वो अदम इस्तेहकाम पैदा कर दे, लाहौल वाला। मतलब ये है कि आप घरों में कोई छुपे हुए कोई वो है, छोटे छोटे वो है कि वो आएगा तो कोई शेर आएगा तो हमें खा जाएगा। वो यार वो एक बंदा है जो आपके बीच में ही 20-22 साल 30 साल फिरता रहा है सियासतदान के तौर पे। उन्होंने क्या उसकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है? जहां तक मुकदमात का सवाल है, कौन से मुकदमात हैं उनको? अगर कोई ऐसा मुकदमा है जो बिल्कुल प्रूव्ड है और नाकाबिले माफी है और बहुत ही कोई बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है, तो वो ले आए। कहाँ है उसको? आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, कौम को पता होना चाहिए। एक्विजिशंस के जरिए मुकदमात, वो तो वैसे ही है, खान साहब एक्विजिशन के जरिए इनको चोर बना देते, ये एक्विजिशन के जरिए उनको दहशतगर्द बनाना चाहते हैं। अच्छा सर, खान साहब भी अभी तो कहते हैं ना, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं माफी मांगने को तैयार हूं कौम से, लेकिन वो कंडीशन लगा रहे हैं कि मुझे ये फुटेजेस जो हैं वो दिखाई जाएं। तो आप ये बताइए सर कि ये जो इनका कंडीशनल माफ़ी है ये कितनी जस्टिफाई करता है? एक तो ये सवाल है। दूसरा, मैं जोड़ता यूँ हूँ सर कि जब वो ये कहते हैं कि फ़ौज मुझसे बात करे, आर्मी चीफ मुझसे बात करे या अपना नुमाइंदा कोई खड़ा करे मुझसे बात करे, तो फ़ौज वहाँ कहती है कि इमरान खान और इंतशारी टोले से किसी भी सूरत में बात नहीं किया जाएगा। कल जो फ़ौज का मौक़िफ़ था आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। और इस सूरत हाल में तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान का 9 मई का केस फ़ौजी अदालत की तरफ जा रहा है और फ़ौज इसमें इमरान खान को अगर हुकूमत माफ़ भी कर दे तो फ़ौज माफ़ करने को तैयार नहीं है। जी सर। देखें जी, मेरा तो पहला तो ये बात है कि जो कंडीशनल माफ़ी वाला बयान है खान साहब का, वो गैर ज़रूरी बयान है और उसमें से उसका कोई इसके साथ रेलेवेंस नहीं है। कंडीशनल माफ़ी वो मांगेगा जिसके ऊपर अदालत में कोई
जो है कोई जुर्म साबित हो जाएगा। जिस पे अभी जुर्म साबित नहीं हुआ वो कंडीशनल माफ़ी क्या मांगेगा। बाकी खान साहब को अगर सज़ा देने का फैसला आपने करना है या किसी और ने करना है तो फिर तो और बात है, वरना ये है कि फौजी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, वो अदालत क्या फैसला करेगी वो तो केस देख के करेगी। केस तो अभी तक हुकूमत ने बनाया नहीं है। जिस हुकूमत से 1 साल में एक इस्तगासा डॉक्टर साहब तैयार नहीं हुआ, वो हुकूमत किसको सजा दिलवाएगी और कहां से सजा दिलवाएगी? लेकिन सर हुकूमत के नुमाइंदे, हुकूमत के कौम को टांगा हुआ है। हुकूमत के नुमाइंदे ये कहते हैं कि पूरी कौम को, हुकूमत के नुमाइंदे ये कहते हैं कि जी हमने चार्जशीट करके अदालतों को केस दे दिया है, अदालतें इस केस को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। जैसे फौजी अदालत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रोका हुआ है, फौजी अदालत के हवाले से फैसला ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो फौजी अदालत की तरफ से फैसला कर दें, जैसे इमरान खान के ज़माने में फौजी अदालत फाल थी, काम हुआ था, इससे पहले भी काम हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे पे रोका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट या इंसदाद व दहशतगर्दी की अदालतें जहां ये केसेस हैं वो अगर अदालतें नहीं कर रही हैं, काम आगे नहीं बढ़ा रही हैं, स्टे नहीं ख़त्म कर रही हैं, तो हुकूमत कहती है कि हमारा काम थोड़ी है कि हम सज़ा दे दें। डॉक्टर साहब, हुकूमत का काम ये तो नहीं है कि वो अदालतों से जो है मुकाबला डाल लेना मेरा काम है ना आपका काम है। अदालत जो कर रही है वो उसका इस्तेहकाक है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो वो किसी वजह से नहीं कर रहे होंगे, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे होंगे। मैं तो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जिस हुकूमत ने अदलिया के साथ अदलिया की तार में उंगली दी है वो जल गई है। मैं तो ऐसे किसी भी इकदाम के लिए ना हुकूमत को मशवरा दूंगा और ना मैं आपको दूंगा, ना मैं अपने आप को दूंगा। मैं खुद किसी अदालती मामले को अदालत पे ही छोड़ूंगा। बाकी जहां तक इनका सवाल है कि जी अदालतों के हवाले कर दिए, क्या हवाले किए हैं? दिखाओ कौम को कौन सा इस्तगासा है जो आपने बनाया है और अदालत के सामने वो पड़ा हुआ है। जहां तक फौजी अदालतों के केस का ताल्लुक है, फौजी अदालतें तो नहीं है, दहशतगर्दी की अदालतें तो तुम्हारे अंडर काम कर रही हैं, नैब की अदालतें तो तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। दिलवाओ सजाएं जिसमें से दिलवानी है। मतलब इस वक्त मैं आपको अदर साइड ऑफ द पिक्चर बता दूं, मेरे ख्याल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जंग अब खत्म हो चुकी है। उसके दरमियान कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है। पीटीआई के या 9th के रेफरेंस से इमरान खान का नाम डाल के कोई स्टेटमेंट आप बनाएं या मैं बनाऊं वो नाजायज है। बात इसमें सिर्फ इस वक्त ये है कि ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं सर, ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं मोहम्मद अली ज़ुबरानी साहब, कि हमने अभी सुना कि DGISPR से जब सवाल ये किया गया कि आप इमरान खान के हवाले से या 9 मई के हवाले से क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पहले मौक़िफ़ था कि ये इंतशारी टोला है, इनको किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, 9 मई के ज़िम्मेदारों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, इमरान खान को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो अभी कुछ दिनों पहले DGISPR की तरफ से आई थी, नाइंदा किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि आप ये, और एक अभी थ्रेट लेटर भी जारी हुआ है जो आपने देखा होगा नेक्टा की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि PTI के कुछ लीडर बैनुल-अक़वामी एजेंसीज के फंडिंग से पाकिस्तान की यूथ को बांग्लादेशी यूथ के तौर पर इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान में अनरेस्ट करना चाहते हैं। तो बताइए, और इस सिलसिले में फौज जो है ऐसे किसी इंतशारी टोले के साथ ना बात करने को तैयार है ना माफ करने को। आप कहते हैं दोनों के दरमियान मामला खत्म हो गए। डॉक्टर साहब, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले, मैं भी बैठ जाता हूँ, आप भी बैठ जाएं, उसमें उन्होंने क्या कहा है। पहली बात तो ये है कि इस दफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कोई किसी लीडर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी 9 मई के वाकयात के ऊपर आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा जी वही हमारी राय है जो पिछली दफा थी। बात खत्म हो गई। ये तो पिछली दफा को तो सर पिछली दफा उन्होंने इंतशारी टोले की बात की थी। किसी आप निकाल लें, उसमें किसी लीडर का नाम नहीं लिया। PTI के हवाले किसी लीडर का नाम, PTI का नाम भी नहीं लिया। चले आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं सिर्फ और हाँ देखिए लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर नहीं मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर इस रेफरेंस से
कोई भी चीज़ है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल एक डेफिनेट सी स्टेटमेंट है। फौज की तरफ से अब उनके जो मतलब इन्होंने अपना चीफ ऑफ स्टाफ ने या इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है आसिम साहब ने, वो बड़ी खूबसूरत। उन्होंने कहा जी हम आइन और शरीयत के पाबंद हैं। तो आइन की पाबंदी जो है वो तो अदालतों के जरिए होती है, आइन की पाबंदी जो है वो एविडेंस के जरिए होती है, उसकी वो पाबंदी है। अब अच्छा सर टाइम कम है, लड़ाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आइन की पाबंदी, आप कह रहे हैं आइन की पाबंदी। अच्छा ये लड़ाने वाली बात मुकम्मल करें तो फिर मैं आगे चलता हूं सर जी। हुकूमत लड़ाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जी इस वक्त जो है बात ये इतनी सी है कि इस वक्त ना कोई किसी किस्म की गैर आइनी इकदाम के अंदर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की हुकूमत की तमाम कोशिशें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। अब जो है अदालत का पहिया चलने वाला है और अदालत जो है वो एविडेंस पे चलेगा। मुझे हुकूमत जो है वो अगले कुछ अरसे में अदालती फैसलों की वजह से मुश्किल में नजर आ रही है। यही बात फैसला करना शुरू यही बात इमरान खान ने भी कही है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 2 महीने की मेहमान है। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि वो जेल में है और जेल में वो रह कर जाहिर कटे हुए हैं। फौज ने अभी फिर कहा और वजीर आजम ने भी कहा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और ये हुकूमत बहुत मजबूत है। तो मुझे सर ये बताइए कि इमरान खान ने किन लोगों की बुनियाद पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि ये हुकूमत सिर्फ 2 महीने की मेहमान है? डॉक्टर साहब मेरे से तो कल भी किसी ने पूछा तो मैंने उन्हें कहा जी कि मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कोई मुद्दत के बारे में प्रेडिक्ट कर सकूं। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कह रहा है कि अभी तक पूरा मुद्दत गुजरने के बावजूद भी हुकूमत ने एक भी ट्रिब्यूनल को काम करने नहीं दिया। जितनी गैर जानिबदार इदारे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो तमाम सीटें जो इन्होंने जीती हुई हैं उसके ऊपर ये हार जाएंगे। फॉर्म 45 का नाकाबिले तरदीद एविडेंस जो है वो आज हर एक के हाथों में है। इस लिहाज से मैं अगर ये कहूँगा तो मैं इस बुनियाद पे कहूँगा जो इस वक्त चारों तरफ बिखरा हुआ एविडेंस है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब जो सीटें बहाल हो रही हैं उसको रोकने के लिए जिस किस्म की इंफीरियर कानून साजी की जा रही है ये बौखलाहट नहीं साबित करती। लेकिन सर मतलब जिसके हाथ पांव पूरे हैं उसे आप क्या कहेंगे? लेकिन सर मुझे ये बताइए कि माजी में भी सर 2018 में भी इलेक्शन जो है वो आपके जाली था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जितवाया गया। इससे पहले के इलेक्शंस भी 70 के अलावा जितने भी हुए हैं उसमें धांधली हुई है। इसी तरह ट्रिब्यूनल में केसेस जाते रहे, इसी तरह स्टे मिलता रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी को ट्रिब्यूनल ने नाअहल करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल गुजार दिया। अब जो इलेक्शन, ये जो आप कहते हैं आईनी फैसले, 8 रुकनी बेंच का फैसला 2 रुकनी बेंच ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है। एक ऐसे एप्लीकेंट को जो हिस्सा ही नहीं था, जिसने मांगा ही नहीं, जो ग्रीवेंसेस नहीं थे किसी, उसको सारा कुछ दिया है और उसकी जस्टिफिकेशन में कोई जुरिडिक्शन नहीं मेंशन की है इन 8 जजेस ने और तफसीली फैसला भी नहीं दिया है। और हमने माजी में भी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मौजूद है, इन 2 जजेस की इख्तलाफी नोट भी है कि कोई हुकूमत, कोई आपका आईनी इदारा गैर आईनी फैसले सुप्रीम कोर्ट के मानना पाबंद नहीं है। तो ये 8 रुकनी बेंच ने जो गैर आईनी फैसला दिया है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि ये गैर मंतकी फैसला है, इसका तो कोई लाइन नहीं है, कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तो इसको कैसे माना जाए? पार्लियामेंट ने अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और कानून साजी की, तरमीम की, क्लैरिफिकेशन की एक गैर आईनी फैसले के खिलाफ, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट और अदालत कहाँ खड़े होंगे सर? डॉक्टर साहब देखें, इसका आसान तरीका ये है कि जैसे अभी इन्होंने लेजिस्लेशन की है ना, एक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, हुकूमत से कहें वैसी एक लेजिस्लेशन कर दे कि जैसी 18 में धांधली हुई, जैसी 13 में धांधली हुई और जैसी माजी के तमाम इलेक्शंस में धांधली हो गई है, वैसी धांधली जो है आईनी और कानूनी है।
कर दें फैसला। मतलब आप इस जब मेंशन करते हैं कि जी 18 में धांधली हुई, 13 में धांधली हुई, 8 में धांधली हुई, इसका मतलब यह है कि अब अगर धांधली अभी धांधली हुई है लेकिन वो चूंकि वो पहले हो चुकी है इसलिए आपकी जायज है। वो सारे चोर थे पीछे वाले, अब जो चोर है उसने भी चूंकि चोरी की है इसलिए आइंदा से चोरी जो है वो काबिल गिरफ्त नहीं रहेगी। दूसरी चीज, आप ये भी कानून पास कर दें कि अगर 2 जज जो हैं वो इख्तलाफी नोट दे दें तो बाकी 11 का फैसला जो है वो खत्म हो जाएगा चूंकि 2 ने इख्तलाफी नोट लिख दिया है। ये कौन सा कानून है सर, और ये नहीं कौन सर, सी आइन की नहीं सर, वो 2 इख्तलाफी के फैसले के ऊपर 11 का फैसला खत्म हो नहीं जाए। सर, देखिए माजी में भी 5 जजेस ने फैसले किए, इससे पहले भी फैसले हुए, वो जो है वो उसको आज 7 जजेस ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले करती रही है, तारीख भरी है और 189 का सहारा लेती है कि हम जो करें वो आप माने। पार्लियामेंट अगर गलत कानून साजी कर दे तो आप उठा के फेंक दें, आप अगर गलत फैसले दें रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें। हम तो नहीं कह रहे सर, ये जो 2 जजेस हैं उन्होंने आइन के तमाम आर्टिकल्स को मेंशन करते हुए 51 को, 106 को, 63 को, 175 सर 185 को, मुझे सर मुकम्मल सवाल कर दूं कि देखिए 2 इख्तिलाफी नोट में तो आईनी और कानूनी सारी जुरिडिक्शन को मेंशन किया है। ये जो शॉर्ट फैसला आया है ये सर इसकी जुरिडिक्शन क्या है? इसकी तो कोई जुरिडिक्शन भी नहीं है। तो ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला नहीं है सर कि पीटीआई तो एप्लीकेंट ही नहीं थी सर, उसको कैसे रिलीफ दे दिया आपने? डॉक्टर साहब ये देखें, फिर देखिए कानून साजी करनी पड़ेगी ना। आपको अख्तियार चलें दे दें कि जी आप जो इंटरप्रेट करेंगे वो सही होगा, या जो हुकूमती पार्टी होगी उसके वुज़रा जो इंटरप्रेट करेंगे वो सही होगा। क्या 2 जज जो अपना फैसला देंगे उनके दलाइल अगर मजबूत हुए तो वो सही होगा? ये जंगल बन जाएगा, इट विल बी अ जंगल। तो इसका मतलब यह है कि मेरी अदालत, इसका मतलब यह है कि मेरी अदालत मेरे फैसले, मैं चाहे गैर कानूनी करूं ना कानूनी करूं, आपको मानना पड़ेगा। ये सही है? या सुप्रीम कोर्ट 189 की तशरीह कर दे कि गैर कानूनी फैसले, गैर आईनी फैसले नहीं मानने चाहिए? सर नहीं मानना चाहिए, पार्लियामेंट का भी नहीं। देखें डॉक्टर साहब, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं सालों तक, मैं बचपन से पार्लियामेंट को स्टडी कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स का तालिब इल्म हूं, मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का तालिब इल्म हूं। मुझे दुनिया की एक मिसाल ला के दे दें जहां किसी 2 के फैसले की बुनियाद के ऊपर 11 का फैसला जो है वो किसी हुकूमत ने चैलेंज किया हो। ये आप हकीकत में एनार्की को दावत दे रहे हैं। ऐसे फैसले अगर होते रहेंगे तो उसके नतीजे में मुल्क राजवाड़ा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने गलत फैसले को सुप्रीम कोर्ट खुद धोए। पार्लियामेंट का गलत फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट उठाकर 336 अरकान पार्लियामेंट अगर कोई फैसला करें और उनको इख्तियार भी है कानून साजी का, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है तो वो उठाकर फेंक दे। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस मिलकर अगर 62(1)(f) पर तायात नाइली करें तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को अंडू कर दे, या आपके परवेज मुशर्रफ साहब वाला 3 साल पे सुप्रीम कोर्ट अंडू कर दे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ये भी तो कहते हैं सर कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी फैसला करे तो उसको नहीं मानना चाहिए। जो कुछ भी है, अगर जो फैसला अदालत करेगी वही फैसला होगा तो इंसाफ होगा। बाकी ये है कि अगर आपने 300 की बात की, अगर फिर 300 350 आपके साथ हैं तो आइन को अमेंड कर दें, आइन को चेंज कर दें, आइन को बदल दें। और अगर आप इंफीरियर जो इसके लिए मतलब कानून साजी के लिए आप अगर आइन की रूह को बदलने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब ये कहीं नहीं दुनिया में होता। खुदारा यहाँ ऐसी बातें ना करें, ये मुल्क जो है ये मुश्किल में चला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, किसी स्टेज में तफसील से बात। आज सेगमेंट था, माफी चाहते हैं नाज़रीन, वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।